हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं पुलिस का। ठीक है, तो अभी जो है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो जो 2019 का पीवाईक्यू है उसमें हम लोग जो है 2 शिफ्ट का कर चुके हैं। ठीक है, जो 28 को जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों हम लोग कर लिए हैं। और अभी जो 27/1/2019 को हुआ था इसके भी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, आज जो है शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप करके जाते हैं तो यहाँ से काफ़ी हेल्प भी मिलती है और ये भी पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया था। तो इनको जो है पद्म विभूषण मिला था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये पुराना करंट का क्वेश्चन है। इस तरह के जो करंट में जो न्यूज होगी जिसे सम्मानित किया गया है वो सब आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चुंगी। राज्य कर में किस कर को शामिल किया गया था? तो चुंगी को शामिल किया गया था। अगर हम जीएसटी के बारे में देखें तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। तो भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है और ये लागू कब से हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से। अगर इसके उद्देश्यों पर देखें तो राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर कर एक समान कर की व्यवस्था करना है। चुंगी, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस आदि अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर है और कौन सा जो प्रत्यक्ष कर है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो भी ध्यान रखना है। तो ये सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं सब अप्रत्यक्ष कर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी जो 2019 में थीम थी तो ये उस टाइम की थीम थी, पुरानी हो गई है इसकी थीम। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट अभी जो 2024 में 7 अप्रैल को जो मनाया गया है तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, एक बार थीम आप इसकी देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो थीम है वो क्या है। नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। तो जो नियॉन लैंप है इसका आविष्कार अगर देखें तो जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जेस क्लाउड ने 1910 ईस्वी में किया था। यह एक छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज लैंप है। इस लैंप में कांच की एक कैप्सूल होती है जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसें कम दाब पर भरी होती हैं तथा इस लैंप से नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। ठीक है, नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये हो जाएगी अवतार। यानी अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एवेटर या अवतार किसी फोरम, सामाजिक नेटवर्क यानी सोशल मीडिया या वीडियो गेम आदि में किसी ऑनलाइन व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आइकन या फिर आकृति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर नेपाल। तो ये जो है इंडोनेशिया के निकटतम स्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के सबसे पास है। यह करीब 150 किलोमीटर दूर है और बाकी जो देश अंडमान निकोबार द्वीप से दूर हैं, जो भी देश दिए गए हैं ये दूर हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं। तो ये भी पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो जो ब्यूनस आयर्स है ये अर्जेंटीना की राजधानी है, अर्जेंटीना की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दिए गए हैं इसकी भी हम लोग देख लेते हैं राजधानियाँ। तो बोलीविया की जो राजधानी है ये लापाज हो जाएगी। लापाज ये सरकारी राजधानी है और सुक्रे जो है संवैधानिक राजधानी है। वेनेजुएला की जो राजधानी है कराकस हो जाएगी। ठीक है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्यूनस आयर्स पूछा है किस देश की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत तथा विश्व में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो गोलाघाट नैनो गांव जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है,
वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहरों में भी शामिल है। तो 1974 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो जो इम्फाल है ये मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। मणिपुर काफ़ी न्यूज़ में था, तो इसकी राजधानी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। और अगर मणिपुर देखें तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड की राजधानी अगर देखें तो कोहिमा है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो इसमें जो भुवनेश्वर है ये कर्क रेखा से सबसे दूर है, ठीक है। इसको आप याद ही कर लीजिए, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भुवनेश्वर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में मिलता है और कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा अगर देखें तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी पूछता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। और अगर राज्य देखें तो कौन कौन से हैं, पहले तो गुजरात से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देख रहे हैं इसमें उड़ीसा नहीं है, ठीक है। तो उड़ीसा जो है सबसे दूर स्थित है कर्क रेखा से, जो भुवनेश्वर दिया गया है वो सबसे दूर स्थित है। अब यहाँ पे हम लोग हार्नबिल महोत्सव देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो नागालैंड में मनाया जाता है, काफ़ी फेमस महोत्सव है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण ग्रेट इंडियन हार्नबिल पक्षी के नाम पर हुआ है। यह जो है उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। यह नागा समुदाय की समृद्ध संस्कृति एवं परंपराओं का एक कलात्मक प्रदर्शन है जो कि नागा समुदाय की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज ने 1944 में इम्फाल एवं वर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना का मुकाबला किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना देखें अगर तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में की थी, ठीक है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नेतृत्व किसका किया था। तो यहाँ पे कई सारी बातें याद कर रखने वाली हैं। सबसे पहले तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने, और कब की थी तो 1942 में। और इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है कब इसका नेतृत्व किए थे, 1943 में सिंगापुर में इसका नेतृत्व किए थे, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। महाराष्ट्र में पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो वृषभ की पूजा की जाती है, वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा भादो या भाद्रपद मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो जो भारत का संविधान है वो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 76(1) को देता है। तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है किस अनुच्छेद में है, तो 76(1). महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। किसके प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह किसी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, जो ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये बोल तो सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है सदन में। वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं, ठीक है। तो ये जो है उस टाइम पे जो महान्यायवादी थे उनके बारे में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था, परंतु भारतीय विरोध के कारण इस पेटेंट को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो ये जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखा गया था।
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि तैयार की थी तथा आचार्य नंदलाल बोस ने मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। यह दस्तावेज अब भारत की संसद की पुस्तकालय में संरक्षित है। तो ये नाम याद रखिएगा कि भारत का मूल रूप संविधान जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथ से लिखा गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया 7 जून 1893 को गांधी जी प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, जो कि गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। वैध टिकट होने के बावजूद केवल रंगभेद के कारण उन्हें पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। तो ये भी नाम याद रखिएगा किस स्टेशन पर उनको धक्का देकर उतारा गया था। इसके बाद ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था इन्होंने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो इसमें जो बिहू है ये असम से संबंधित है। ठीक है, और बाकी जो नृत्य हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो बिहू है असम से संबंधित है और नौटंकी देखें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से और गरबा जो है गुजरात से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, जिसे सितंबर 2018 में बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य अगर देखें तो देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की जो घोषणा है ये 15 अगस्त 2014 तथा इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका ईयर याद रखिएगा कि कौन से साल में जो इसे शुरू किया गया था। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा बिहार में। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। ठीक है, कौन कौन से? बिहार राज्य के पटना और गया जिले। अब देखते हैं 21 जो क्वेश्चन है उसको। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत जो है इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है। बाकी राष्ट्रमंडल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, इन सब का जो है सदस्य है। ठीक है, तो भारत उपरोक्त दिए गए संगठनों में से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का सदस्य नहीं है, अपितु यह इस संगठन के सम्मेलनों में भाग लेता है। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है और इसका जो अगर हम लोग मुख्यालय देखें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की अगर स्थापना हुई थी जब 1967 में। तो ये कुछ बातें जो दी गई हैं इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था। अभी जो है ये यहाँ से रिलेटेबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 सूची में भारत का स्थान बताना है। तो उस टाइम पे भारत जो है 77वें स्थान पर था। ठीक है, और 2020 में भारत जो है 63वें स्थान पर था। और 2024 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, अगर आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए अगर मिल जाए तो, लेकिन देखा था मैंने, अभी आई नहीं है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। तो कौन सा नाम दिया गया है? सूडान। ठीक है, सूडान। ईस्ट इंडियन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का जो है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये तिल्ली हो जाएगा।
तिल्ली जो है इसी को प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। ये मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है, इसलिए इसे आरबीसी की कब्रगाह भी कहते हैं। तो देखिए पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आरबीसी की कब्रगाह किसे बोलते हैं, तो तिल्ली को बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है, ये हो जाएगा तांबा। गुलाबी सोना सोने और तांबे की मिश्र धातु है, सोने और तांबे की मिश्र धातु है जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। इसमें दिया गया है, नोट में लिखा हुआ है कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक प्रदान किए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो ये है नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो कैप्रोलैक्टम है ये एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है, तो ये हो जाएगी M1L2T3, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CaSO4 का रासायनिक सूत्र है, तो ये जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइड भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। तो जिप्सम ये पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार, ठीक है। जिप्सम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे ध्यान रखना है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। 32 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, तो ये मछली का चित्र है, ठीक है, मछली का है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, तो 80 सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें आवंटित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद में सीटें क्रमशः 403 तथा 100 हैं। तो सीटों को ध्यान रखिए कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। माघ मेला के दिन शुरू होता है, तो जो माघ मेला है ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। माघ मेला प्रयागराज में हर वर्ष माघ यानी कि जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन ही होती है। प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। प्रयागराज, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों का माघ मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो ये हो जाएगा वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, ये लोक श्रुतियों के अनुसार बताया गया है, हुआ था, परंतु इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहों के यहाँ हुई थी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, बीजक नाम से। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो ये किसके समकालीन थे, ये भी याद रखना है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जो कि लोदी वंश का एक शासक था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, तो ये उस्ताद बख्शू खान द्वारा रखी गई थी, ठीक है। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली के नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला, ठीक है, लाल और नीला होते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग लाल और नीला होता है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का, ठीक है। इसमें है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीने किस भाषा में है, तो ये है ब्रज भाषा में। ये बहुत फेमस है, गाना भी है, ठीक है, ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीने ब्रज भाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 2019 का जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं PYQ। अब इसके बाद हम लोग जो है 2017 के PYQ को करेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इसको कंप्लीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे से आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।